बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, इसको बेटा डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन टिप्स के आपने बोर्ड में इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये तमाम इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी। चैप्टर नंबर 5 के बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस, कि डेटा साइंस क्या चीज है। ठीक है, डेटा साइंस बेटा आज की पॉपुलर फील्ड है वेयर वी यूज डेटा टू फाइंड पैटर्न्स, आंसर क्वेश्चंस एंड हेल्प पीपल और बिजनेस मेक बेटर डिसीजंस। हम आपके डेटा के इस्तेमाल पर, आपके इंटरनेट के इस्तेमाल पर, आपके एप्लीकेशंस के इस्तेमाल की बुनियाद पर, आपके सॉफ्टवेयर्स की इस्तेमाल की बुनियाद पर पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं, बिहेवियर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और उन बिहेवियर और पैटर्न की बुनियाद पर आपको बेटर डिसीजन करने के लिए मुख्तलिफ सजेशंस पेश की जाती हैं। इस फील्ड को डेटा साइंस कहते हैं। इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा एंड विजुअलाइजिंग डेटा। इसका क्या मतलब है बेटा कि सबसे पहला स्टेप है कि आपका डेटा कलेक्ट करना, फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना, उस पर फार्मूले लगाना, मैनिपुलेशन करना, उसको इस फॉर्मेट में लेकर आना कि उसको किसी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा सके। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे एनालाइज करना, उसके ट्रेंड और पैटर्न को पढ़ना, उसके बिहेवियर को समझना और देन विजुअलाइजिंग डेटा के ग्राफ्स या चार्ट्स की मदद से उसको पेश करना। अब ये जो फेसबुक ऐप है, ये व्हाट्सएप की ऐप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आप इनमें देखते हैं कि आपकी फीड्स में स्पेसिफिक किस्म की पोस्ट शो होती हैं, जबकि आपके साथ बैठे हुए किसी और शख्स की जो डाटा फीड है उसमें डिफरेंट चीजें शो हो रही हैं। ये इसी बुनियाद पर है कि उसने आपके डाटा को रीड आउट किया, आप किस तरह की पोस्ट देखना चाहते हैं, आप किस तरह के डाटा में इंटरेस्टेड हैं, और इस बुनियाद पर उसने डिसीजन लिया कि आपको किस तरह का डाटा दिखाना चाहिए। तो ये जो डाटा साइंस की फील्ड है बेटा आज के दौर की मशहूर तरीन फील्ड है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका जो एआई है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, वो सब डाटा साइंस की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपसे पूछा गया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा साइंस इन डिसीजन मेकिंग। डाटा साइंस की बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग की जाती है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत क्रूशियल रोल परफॉर्म करता है लोगों की जिंदगी में, कारोबारों की जिंदगी में, इदारों की जिंदगी में, ताकि वो बेटर डिसीजन ले सके। डेटा की बुनियाद पर ही बेटा डिसीजन किए जाते हैं, डेटा के बगैर तो डिसीजन लेना तुक्के लगाने वाली बात है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपकी क्लास में टेस्ट लिया जाता है मैथमेटिक्स का। अब आप 100 बच्चे हैं और 100 मार्क्स का हमने टेस्ट लिया है। फर्स्ट टेस्ट हुआ, सेकंड टेस्ट हुआ, थर्ड टेस्ट हुआ, तमाम डेटा रिकॉर्ड कर लिया गया कि कितने कितने नंबर किस बच्चे के आए। इस डेटा की बुनियाद पर डिसाइड किया जाएगा कि कितने बच्चे क्लास में से 50% से ऊपर हैं और कितने बच्चे क्लास में 50% मार्क्स से नीचे स्कोर कर रहे हैं। और इस बुनियाद पर, डेटा के एनालिसिस की बुनियाद पर हम डिसाइड करेंगे कि जो बच्चे 50% से नीचे मार्क्स ले रहे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स की एक एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी जाए ताकि वो बच्चे एग्जाम में पास हो सकें। तो इस तरीके से डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, इस एग्जाम्पल से होप सो आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपसे पूछा गया राइट डाउन रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। अब ये जो डेटा साइंस है ये हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रही है। सोशल मीडिया में आप देख लें जो एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये आपको वही डेटा शो करते हैं, वही वीडियोस शो करते हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड होते हैं। जब आप एक बार एक टाइप की वीडियो को क्लिक करते हैं तो उस तरह की दर्जनों वीडियोस आपकी फीड में आ जाती हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो भी आपको प्रोडक्ट जो है डेटा की बुनियाद पर सजेस्ट करते हैं कि आपने क्या प्रोडक्ट परचेज करना है। अगर आपने शूज को सर्च किया है किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे तो आपको नेक्स्ट जो एड्स दिखाए जाएंगे वो सारे के सारे शूज से रिलेटेड दिखाए जाएंगे। ठीक है, OLX वगैरह जो है। इसी तरीके से हेल्थ केयर में हॉस्पिटल भी डेटा साइंस को इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा आपके डिजीजेस को प्रिडिक्ट करने के लिए और पेशेंट केयर को बेहतर बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल आपका तमाम डेटा रिकॉर्ड रखता है कि आपने जब पिछली बार चेकअप करवाया था तो आपका ब्लड प्रेशर हाई था, आपकी शुगर हाई थी। अब जब आप नेक्स्ट चेक करवाएंगे तो पिछले डेटा की बुनियाद पर डॉक्टर को यह बात तो पहले ही पता है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं,
आप शुगर के मरीज हैं, उसकी बुनियाद पर आपकी नेक्स्ट जितनी भी डिजीजेज उसने प्रिडिक्ट करनी होंगी उनकी बुनियाद पर करता चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट के शोबे में भी बेटा डाटा साइंस काम आ रही है। जैसे आप गूगल मैप्स का आजकल इस्तेमाल करते वक्त किसी भी दोस्त से उसका पिन मंगवाते हैं, उसकी लोकेशन मंगवाते हैं और उसको फॉलो करते हुए आप उसके घर पहुंच जाते हैं। किसी इदारे में जा रहे हैं, गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। अब ये गूगल मैप्स बेसिकली डाटा साइंस की बुनियाद पे चल रहा है। इसी तरह एजुकेशन में, स्कूल्स में जो हमारे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का डाटा है, हमारे स्टूडेंट के टेस्ट रिजल्ट का डाटा है, बोर्ड के एग्जाम का डाटा है, ठीक है, इसकी बुनियाद पर उनकी लर्निंग स्ट्रेटजीज को बनाया जाता है, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है बच्चों के। तो यहां भी डाटा साइंस इस्तेमाल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट इज डाटा साइंस लाइफ साइकिल। अब डाटा साइंस जो है वो एक सिंगल स्टेप पे मुश्तमिल नहीं है, बल्कि ये सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करता है। इस सीरीज ऑफ स्टेप्स को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक तमाम स्टेप्स को मिलाकर नाम दिया जाता है बेटा डाटा साइंस लाइफ साइकिल, DSLC। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपसे पूछा गया है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ डाटा साइंस लाइफ साइकिल। अब डाटा साइंस लाइफ साइकिल के स्टेप्स में सबसे पहला है बेटा अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है कलेक्शन अबाउट द डाटा, आप डाटा कलेक्ट करते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। स्टेप 3 है उस डाटा को क्लीन करना, उस डाटा को वैलिडेट करना, उसमें से जो इनकरेक्ट डाटा है, जो एरर्स वाला डाटा है उसको निकाल देते हैं, बाकी डाटा को क्लीन डाटा कहते हैं, वैलिडेटिंग डाटा कहते हैं, ठीक है, एक्यूरेट डाटा। स्टेप 4 में बेटा उस क्लीन डाटा को, जो इसमें से हमने एरर रिमूव कर दिए हैं, उसको एनालाइज किया जाता है, उसमें से पैटर्न्स रीड आउट किए जाते हैं। स्टेप 5 में इंटरप्रेटिंग डाटा, उस डाटा को ऐसे फॉर्मेट में लिखना जिसमें आप कुछ समझ सकें, आप पैटर्न को रीड आउट कर सकें, आप बिहेवियर को रीड आउट कर सकें, आप कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकें। और स्टेप नंबर 6 जो है बेटा लास्ट, वो क्या होता है, विजुअलाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। आपने उस डाटा की बुनियाद पर जो ग्राफ्स बनाए हैं, जो चार्ट्स बनाए हैं, जो रिपोर्ट लिखी है, उस रिपोर्ट को दूसरों के साथ शेयर करना। अब आप इस पूरे प्रोसेस को बेसिकली अपने मुल्तान बोर्ड के 9th और 10th के रिजल्ट के ऊपर मैप कर लें। आप देखें क्या होता है, पहले एग्जाम लिया जाता है, डाटा कलेक्ट हो गया, उसके बाद उस डाटा को क्लीन और वैलिडेट किया जाता है, मार्किंग की जाती है, मार्किंग करने के बाद रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और फिर गजट की फॉर्म में विजुअलाइज किया जाता है, उसके ग्राफ्स बनाए जाते हैं कि मुल्तान बोर्ड का रिजल्ट 70% रहा, 75% रहा। और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का अलग अलग रिजल्ट भी विजुअलाइज किया जाता है, ग्राफ बनाए जाते हैं और फिर देन उसको कम्युनिकेट किया जाता है अखबारों के जरिए, ईमेल्स के जरिए, खबरों के जरिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। तो डाटा लाइफ साइकिल के बेटा ये 6 स्टेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। जो पहला स्टेप है डाटा लाइफ साइकिल का, कि पहला स्टेप ये है बेटा कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले जब तक आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड नहीं होगा, प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा कि किस इश्यू को सॉल्व करना है, तो आप ठीक डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। लिखता है इन केस वी डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम प्रॉपरली वी मे कलेक्ट द रॉन्ग डाटा। अगर आपको अपना प्रॉब्लम ठीक से नहीं पता तो आप रॉन्ग डाटा कलेक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से आप रॉन्ग रिजल्ट्स की तरफ चले जाएंगे, रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्या सवालात पूछने चाहिए प्रॉब्लम क्लैरिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट, हम क्या चीज खोजना चाह रहे हैं, क्या चीज हल करना चाह रहे हैं। वाई इज दिस प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट, ये मसला क्यों अहम है, मसला है क्या, हु विल यूज द रिजल्ट। और अगर हम मसले को आइडेंटिफाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो उसके रिजल्ट्स की बुनियाद पर कौन है जो एक्शंस परफॉर्म करेगा, ताकि हमारी रिसर्च का मकसद हमें पता हो कि इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद डाटा का जो पैटर्न हम निकालेंगे उसको ऊपर एक्शन किसने लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम या डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियर करके लिखना। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें अपने मसले की शनाख्त करनी है कि प्रॉब्लम है क्या जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जब वो आइडेंटिफाई हो जाए
तो देन वी मस्ट डिफाइन इट क्लियरली एंड सिंपली। तो फिर हम उसे सादा अल्फाज में लिखते हैं, क्लियरली लिखते हैं, ताकि हमारी जो रिसर्च है डेटा कलेक्शन की, डेटा लाइफ साइकिल की, वो ठीक डायरेक्शन में चल सके। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा मकासद, कि आप डेटा लाइफ साइकिल में सबसे पहले अपने मकासद को सेट करते हैं आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि किस मकसद के लिए हम ये रिसर्च करने जा रहे हैं, क्यों डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों रिजल्ट निकालना चाहते हैं। वंस वी हैव आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड द प्रॉब्लम, कि जब हम एक बार अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें, क्लियरली स्टेट कर लें, डिफाइन कर लें, वी मस्ट डिसाइड व्हाट वी वांट टू अचीव। तो हमें अपना गोल डिसाइड करना है, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। दीज आर कॉल्ड आवर ऑब्जेक्टिव विच हेल्प इन गाइडिंग द रेस्ट ऑफ द डेटा साइंस प्रोसेस। तो ये हमारे मकासद कहलाते हैं, जो बाकी के डेटा लाइफ साइकिल के प्रोसेसेस को हमारे जहन में क्लियर करते हैं कि हम क्या अचीव करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा गया गिव एन एग्जांपल रिलेटेड टू प्रॉब्लम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। अब आपने एक एग्जांपल देनी है प्रॉब्लम की और उसके ऑब्जेक्टिव्स बयान करने हैं। तो आपकी डोमेन थी बेटा स्कूल, एग्जांपल हमने लिखी है मेनी स्टूडेंट्स अराइव लेट एट स्कूल। बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल में सुबह के टाइम पे असेंबली से लेट आ रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम इस प्रॉब्लम को क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं इसमें। तो ऑब्जेक्टिव हमारे ये हैं कि टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट अराइव लेट इन अ मंथ, एक महीने में कितने बच्चे लेट आते हैं। आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर बीइंग लेट, उसकी वजूहात मालूम करनी है कि वो क्यों लेट होते हैं, आया ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है या वो दूर दराज इलाके से आते हैं, ठीक है। सजेस्ट सोल्यूशन टू रिड्यूस लेट अराइवल, और एंड में हमने इस डेटा लाइफ साइकिल के एंड में रिपोर्ट में क्या लिखना है, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे जो है मशवरे लिखने हैं जिसकी बुनियाद पर वो बच्चे जो लेट आते हैं कम लेट आना शुरू हो जाए, उनकी तादाद कम हो जाए, ठीक है, ज्यादा बच्चे टाइम पे आना शुरू कर दें, उनका जो भी मसला एंड में आइडेंटिफाई हो हम उसको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन 11 में बेटा आपसे पूछा गया व्हाट इज कलेक्टिंग ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब ये होता है बेटा कि डेटा इकट्ठा करना, डेटा इकट्ठा करना। अब डेटा कैसे इकट्ठा किया जाता है, जो हमारे टारगेट ऑडियंस होते हैं जिनके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, उन्हीं से डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो वंस वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सेट क्लियर गोल, द नेक्स्ट स्टेप इन DSLC डेटा साइंस लाइफ साइकिल इज टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड डेटा। फिर हम डेटा इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो एग्जाम्पल ली बच्चे के स्कूल से लेट आने वाली, तो तमाम वो बच्चे जो स्कूल से लेट हो रहे हैं हम उनका डाटा कलेक्ट करेंगे कि बेटा आप लेट क्यों आते हैं, आया आपका रिक्शे वाला लेट आया, या रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा थी, या आपका घर स्कूल से कितने किलोमीटर दूर है। इस तरह के सवालात उनसे करेंगे तो डाटा कलेक्ट होता चला जाएगा। क्वेश्चन 12 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट इज डाटा। डाटा बेटा रॉ मटेरियल है अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा। लेकिन डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन का वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि डाटा जब हम गैदर करते हैं बेटा ये रॉ फॉर्म में होता है, इसके ऊपर कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ, सॉर्टिंग नहीं हुई होती, ठीक है, ये क्लीन डाटा नहीं होता, इसको एनालाइज नहीं किया गया होता। फॉर एग्जाम्पल जब आपने उन बच्चों से सवालात किए, बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के जवाब दे दिए, आपने स्टोर कर लिए अपने पास। अभी आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि किस किस ने ठीक जवाब दिए हैं, और किसी बच्चे ने हो सकता है ऐसे ही वेग जवाब दे दिए। वेग जवाब से मतलब ऐसे जवाब जो आपके काम के नहीं है, ठीक है। तो आप उनमें क्लीनिंग ऑफ डाटा करेंगे, उन वेग जवाब को अपने डाटा में से रिमूव करेंगे। तो डाटा जो है बेटा रॉ फॉर्म, रॉ मटेरियल होता है। क्वेश्चन 13 में बेटा आपसे पूछा गया राइट डाउन मेथड टू कलेक्ट द डाटा, कि कौन कौन से तरीके हैं आपके पास जिससे आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहला बेटा सर्वे। अब सर्वे या जो क्वेश्चनेयर है वो आप पेपर बेस भी ले सकते हैं, कि आप सवालनामा तैयार कर लें कागजों पे और बच्चों को दे दें, बच्चे उसमें से जवाब लगाएं, इसको पेपर बेस सर्वे कह देंगे, आप क्वेश्चनेयर भी कहते हैं। दूसरा ऑनलाइन भी हो सकता है, कि आप इंटरनेट के ऊपर किसी से फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो ये ऑनलाइन सर्वे कहलाएगा। तो सर्वे आर द इजीएस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड, ये आसान तरीन तरीका है। वी आस्क पीपल क्वेश्चन एंड रिकॉर्ड देयर आंसर, हम लोगों से सवाल करते हैं और उनके जवाबात को अपने पास स्टोर करते हैं। सेकंड बेटा एपीआईज, एपीआई से बनता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या ऑनलाइन सोर्सेज। एपीआई जो है ये सॉफ्टवेयर को डाटा कलेक्ट करने की मदद देता है फ्रॉम द वेबसाइट्स, या आपके सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली डाटा कलेक्शन के लिए
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या एपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। थर्ड बेटा आईओटी एंड सेंसर डाटा। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं आपकी, ऐसी डिवाइसेस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट है और सेंसर के डाटा की बुनियाद पर काम कर रही हैं। तो आईओटी डिवाइसेस में बेटा सेंसर की बुनियाद पर डाटा कलेक्ट होता है। आईओटी डिवाइसेस वो हैं जो वाया इंटरनेट कंट्रोल की जाती हैं। बाहर ममालिक में, यूरोप में, इवन पाकिस्तान में भी कई जगह आ चुका है। देखिए, आप किसी मॉल में जाते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी मोशन डिटेक्ट करके आपका जो दरवाजा है वो खुल जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ घरों में ऐसे फ्रिज मौजूद हैं, ऐसे एसी मौजूद हैं जो ओवर द इंटरनेट डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। सेंसर उस पर काम कर रहा है, आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है, उस टेम्परेचर की बुनियाद पर वो क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। तो ये आईओटी डिवाइसेस कहलाती हैं। तो इसमें कैसे डाटा कलेक्ट हो रहा है बेटा, सेंसर की डाटा की बुनियाद पर। चौथा ऑप्शन है आपके पास वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग का मतलब है बेटा प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके आप पब्लिक डाटा वेबसाइट से इकट्ठा कर रहे हैं। इसको बेटा वेब स्क्रैपिंग कहते हैं कि ओवर द वेब डाटा इकट्ठा करना। वेब क्या होता है, वेबसाइट्स का मजमूआ। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा आपसे पूछा गया है हाउ टू चूज राइट डाटा सोर्स, कि आपको कैसे अच्छा डाटा सोर्स ढूंढना है। तमाम डाटा यूजफुल नहीं होता, आपको हर सूरत रिलायबल, एक्यूरेट और रेलेवेंट सोर्स तक पहुंचना है ताकि आप अच्छा डाटा इकट्ठा कर सकें। जितना डाटा आपका अच्छा होगा, अच्छे से मुराद कि उसके अंदर एरर्स कम हो, डाटा मिसिंग ना हो, एक्यूरेट डाटा हो, उतनी ज्यादा आपकी रिसर्च भी अच्छी होगी। क्वेश्चन 15 में बेटा पूछा गया आपसे हाउ टू असेस द डाटा क्वालिटी। अब डाटा क्वालिटी को कैसे असेस किया जाए कि ये डाटा अच्छा है या नहीं अच्छा। डाटा क्वालिटी का मतलब क्या है बेटा, कि डाटा कंप्लीट होना चाहिए, मिसिंग वैल्यू उसमें कुछ ना हो। फॉर एग्जांपल आपने 50 स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा किया कि उनके टेस्ट में कितने स्कोर आए। अब बीच में से 5 बच्चों ने अपने स्कोर खाने में खाली छोड़ दिए, नहीं लिखे, तो ये मिसिंग डाटा है। मिसिंग डाटा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट डाटा होना चाहिए। ठीक है। फिर डाटा शुड बी करेक्ट। करेक्ट से मुराद कि उसमें मिस्टेक्स ना हो। फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट था बेटा 30 मार्क्स का, किसी बच्चे ने लिख दिया कि मेरे 35 आए हैं, किसी ने लिख दिया -10 मार्क्स आए हैं। अब कम से कम 0 हो सकते थे, ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकते थे, तो ये मिस्टेक वाला डाटा है। अभी आपने इसको करेक्ट करना है। फिर है रेलेवेंट डाटा, मैचेस आवर प्रॉब्लम। अब आपने स्कोर इकट्ठे किए थे टेस्ट के, किसी बच्चे ने लिख दिया ओके, किसी ने लिख दिया नो, किसी ने लिख दिया यस, तो ये रेलेवेंट डाटा नहीं है। ठीक है। डिफाइन बायस, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया बेटा बायस क्या होता है। बायस की आपको एक्चुअल फॉर्म बताऊं। बायस की फॉर्म ये है कि जैसे घर में आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स आपके बेटे की जो है ना क्या ले लें, साइड ले लें और आपको डांट दें, ये बायसनेस है कि बेटे की तरफदारी की जा रही है, बेटी की नहीं की जा रही। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल कोई सर्वे करने वाला आए, कोई टीचर आए, क्लास में बच्चे भी बैठे हैं, बच्चियां भी बैठी हैं, बच्चियों से सारे सवाल कर ले, बच्चों से ना करें, ये बायसनेस है। सारी ओपिनियन बच्चियों से ले ले। तो बायस का मतलब क्या है बेटा, डाटा ओनली शोज पार्ट ऑफ द ट्रूथ एंड मिसेस द फुल पिक्चर, कि आप किसी एक कैटेगरी को, किसी एक खास तबके से डाटा ले लें और दूसरे तबके को इग्नोर कर दें। इसको बायसनेस कहते हैं, तरफदारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी ओनली सर्वे बॉयज अबाउट देयर फेवरेट स्पोर्ट्स, हम किसी स्कूल कॉलेज में गए हैं, हमने सिर्फ बच्चों से पूछ लिया कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, तो इसमें लड़कियों की, बच्चियों की जो ओपिनियन है वो मिस हो गई, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो अनफेयर होगा, वो बायस्ड होगा टुवर्ड्स द बॉयज। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय क्लीनिंग डाटा एंड वैलिडेटिंग डाटा। जब आप बेटा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्लीन द डाटा, वैलिडेट द डाटा कि ये एक्यूरेट है या नहीं। अब रॉ डाटा अक्सर औकात मैसी होता है, इसके अंदर एरर्स होते हैं बेटा, उन एरर्स को रिमूव करना, मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करना, रॉन्ग एंट्रीज को ठीक करना, ये डाटा क्लीनिंग कहलाता है। दिस स्टेप इंश्योर दैट द डाटा वी एनालाइज लेटर इज ट्रस्टवर्दी। जब आप इसको क्लीन कर लेते हैं तो ये गारंटी हो जाती है कि इंशाल्लाह आगे जाने वाला आपका जो लाइफ साइकिल है डाटा का वो अच्छा होगा, उस पर ट्रस्ट किया जा सकेगा, उसके रिजल्ट्स पे ट्रस्ट किया जा सकेगा। क्वेश्चन 18 में बेटा आपसे पूछा गया है डिफाइन रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है। रॉ डाटा वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है जो हम लोगों से कलेक्ट करते हैं,
जो हम वेबसाइट से कलेक्ट करते हैं, सेंसर से कलेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से कलेक्ट करते हैं, अभी इस डाटा के ऊपर चेकिंग नहीं लगाई गई, क्लीनिंग नहीं की गई, कोई फार्मूला नहीं लगाया गया, इसको चेक नहीं किया गया, तो ये रॉ डाटा कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट आर डाटा वैलिडेशन टेक्निक्स। अब डाटा को वैलिडेट कैसे किया जाए? सबसे पहला, रूल्स फॉलो किए जाए, करेक्ट। सेकंड चीज, राइट टाइप ऑफ वैल्यू, अगर आपसे मार्क्स पूछे गए हैं तो न्यूमेरिकल में होने चाहिए, उसकी लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट बताया जाना चाहिए ताकि वैल्यू वही आए जो हमारे काम की है। डाटा शुड नॉट बी फेक और सिली, 2 नंबर डाटा नहीं होना चाहिए, फजूल डाटा नहीं होना चाहिए। आपसे मार्क्स पूछे गए, आपने लिख दिया ओके, नॉट ओके, यस, नो, ये फेक डाटा है, सिली डाटा है, ठीक है। तो डाटा वैलिडेशन की टेक्निक्स क्या है कि डाटा को राइट टाइप ऑफ वैल्यू असाइन की जाए, करेक्ट रूल्स अप्लाई किए जाए और फेक डाटा को अवॉइड किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा आपसे पूछता है, व्हाट आर डाटा क्लीनिंग मेथड, डाटा को कैसे मिस्टेक से पाक किया जाए, कैसे फिक्स किया जाए, कैसे रिमूव किया जाए एरर्स को, दिस इज कॉल्ड डाटा क्लीनिंग। अब डाटा क्लीनिंग के बेटा बेसिक स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले स्पेलिंग एरर्स को ठीक करें, फॉर्मेट को स्टैंडर्डाइज करें, सारों का, सब बच्चों का डाटा एक ही फॉर्मेट में हो। रिमूव द डुप्लीकेट्स, अगर कोई एंट्री डबल डल गई है किसी बच्चे की, उसको रिमूव किया जाए। हैंडल मिसिंग वैल्यू, अगर किसी बच्चे ने छोड़ दिया है, नंबर नहीं लिखे हैं, खाली खाना छोड़ दिया है, उस मिसिंग वाले को हैंडल किया जाए। या तो उसके नंबर वहां पर फिल किए जाएंगे, और अगर आप समझते हैं कि नंबर फिल नहीं किए जा सकते, उस बच्चे ने टेस्ट ही नहीं दिया, तो या तो आप उसके पिछले मार्क्स के नंबर की एवरेज लिखेंगे, अदरवाइज उस एंट्री को वहां से रिमूव कर देंगे। इस तरह मिसिंग वैल्यू को बेटा हैंडल किया जाता है। फिक्स इनवैलिड डाटा, अगर किसी ने फेक या सिली डाटा दे दिया, इनवैलिड डाटा दे दिया है जो कि वहां बनता नहीं है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा, या उसे डिलीट करेंगे या उसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मेथड्स हैं बेटा डाटा क्लीनिंग के। क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा आपसे पूछा गया है, व्हाई क्लीनिंग ऑफ डाटा मैटर्स, कि डाटा क्लीनिंग क्यों जरूरी है। डाटा क्लीनिंग लीड्स टू स्मार्ट डिसीजन, अगर आपका डाटा क्लीन होगा तो आप डिसीजन मेकिंग में अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे। डाटा क्लीनिंग से बेटा डाटा एरर फ्री हो जाता है, आपके एरर जो है डाटा के रिमूव हो जाते हैं। डर्टी डाटा जो है वो आपको गलत रिजल्ट्स की तरफ लेके जाएगा, डर्टी डाटा लीड्स टू इनकरेक्ट रिजल्ट्स, और जो क्लीन डाटा है दैट लीड्स टू करेक्ट रिजल्ट्स। अच्छा डाटा होगा, क्लीन डाटा होगा, एरर फ्री होगा, तो रिजल्ट भी ठीक आएंगे। अगर आपका डर्टी डाटा है तो रिजल्ट्स भी क्या आएंगे? इनकरेक्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा आपसे पूछा गया, व्हाट डज इट मीन टू एनालाइज डाटा। डाटा को एनालाइज करना का मतलब बेटा डाटा का तज्जिया करना, डाटा को बगौर मुआयना करना, बगौर मुआयना करना बेटा अपने डाटा का। एनालाइजिंग डाटा मीन केयरफुली एग्जामिनिंग डाटा टू समराइज इट, ताकि आप उसको समराइज कर सकें, छोटी फॉर्म में पेश कर सकें। कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डाटा, आप अपने डाटा में अगर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो उसको एनालाइज कर सकें। थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, फाइंड द पैटर्न्स एंड बिहेवियर ऑफ डाटा, अपने डाटा को पैटर्न्स को रीड आउट कर सकें, बिहेवियर्स को रीड आउट कर सकें, डाटा के आप चाल को पहचान सकें कि डाटा मेरा किस साइड पर जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 23 में बेटा आपसे पूछा गया, व्हाट आर सिंपल टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा। अब डाटा एनालिसिस के लिए जो टूल्स हैं बेटा, सबसे बुनियादी टूल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स हैं, ठीक है, या मैनुअल राइटिंग इन अ नोटबुक। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है बेटा, जब आपके पास डाटा आ जाता है, आप उस पर फिल्टर लगाते हैं, आप उस पर फार्मूले लगाते हैं, और फौरन से परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है। सॉर्टिंग कर सकते हैं ज्यादा नंबर से कम नंबर की तरफ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एक्सेल शीट है आपके मार्क्स की। अब कुछ बच्चों के मार्क्स ज्यादा हैं, कुछ के कम हैं। प्रिंसिपल आपसे पूछता है या मुझसे पूछता है कि जी 100 बच्चों में से कितने बच्चों के 80 से ऊपर मार्क्स आए हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने उसे एनालाइज नहीं किया हुआ। अब मैं क्या करता हूं कि फौरन से एक्सेल में फिल्टर लगाता हूं और फिल्टर को कह देता हूं कि जी हाई से लो मार्क्स की तरफ उसको फिल्टर आउट कर दे, तो 1 सेकंड में वो मुझे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों के 80 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से डाटा का एनालिसिस किया जाता है इन टूल्स के जरिए। यही काम आप गूगल शीट्स में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 24 में बेटा आपसे पूछा गया, व्हाट इज इंटरप्रेटिंग डाटा।
इंटरप्रेटिंग डेटा का मतलब है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ डेटा, डेटा के रिजल्ट्स निकालना। टू फाइंड द मीनिंग फ्रॉम द डेटा, कि जो डेटा का एनालिसिस आपने किया है उसके रिजल्ट्स लिखने को इंटरप्रेटिंग डेटा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 25 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट इज विजुअलाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। विजुअलाइजिंग डेटा का मतलब यह है कि आप अपने डेटा को तस्वीरी शक्ल में, चार्ट्स की शक्ल में, ग्राफ की शक्ल में, पाई चार्ट्स की शक्ल में, बार ग्राफ की शक्ल में, हिस्टोग्राम की शक्ल में पेश करें, ताकि एक तस्वीर से पता चल सके कि पिछले साल से इस साल का रिजल्ट ज्यादा आया है या कम आया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 सालों का रिजल्ट पेश करना है अपने स्कूल का। अब जिसकी बार बड़ी होगी जिस ईयर की, समझ जाए कि उस साल में आपके बच्चे ज्यादा पास हुए, बनिस्बत जिसकी बार छोटी होगी इसका मतलब उस साल में बच्चे कम पास हुए। ठीक है। तो पिक्चर्स को समझना ज्यादा आसान होता है बनिस्बत नंबर्स की, इसलिए डेटा विजुअलाइजेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। और कम्युनिकेटिंग रिजल्ट से मुराद ये है बेटा कि अपने रिजल्ट को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना। जब आप अपने रिजल्ट को अखबार के जरिए, गजट के जरिए, वेबसाइट के जरिए, स्कूल की दीवार के बाहर लिखने के जरिए से दूसरे लोगों को बताते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। क्वेश्चन 26 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, कि ये ग्राफ और चार्ट्स बनाना, डेटा विजुअलाइजेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। इट मेक्स डेटा इजियर टू अंडरस्टैंड, आप डेटा को अच्छे से, आसानी से समझ लेते हैं। शो द पैटर्न एट अ ग्लांस, एट अ ग्लांस का मतलब होता है एक नजर में, एक नजर में आपने पहचान लिया कि आपके डेटा का पैटर्न क्या है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी बेटा कि अगर आपका 3 साल का रिजल्ट है तो आपने 3 बार चार्ट बनाए, बार्स बनाई चार्ट में, जिस साल की बार सबसे बड़ी है आपको फौरन से पता चल गया कि इस साल का रिजल्ट अच्छा है। ठीक है। इट हेल्प शेयर आइडियाज क्लियरली इन प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट, तो आपकी प्रेजेंटेशन या आपकी रिपोर्ट जो आप किसी भी अथॉरिटी के सामने पेश कर रहे हैं तो वहां पर आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि क्या रिजल्ट्स आए। एक और मैं सादा एग्जांपल देता हूं, आप देखें बेटा क्रिकेट मैच देखते होंगे। अब क्रिकेट मैच में जो 20 ओवर्स का मैच होता है उसमें ओवर्स में जितनी पिटाई होती है बॉलर्स की, उसका यही बार चार्ट बना हुआ आता है आपके पास समरी के तौर पे। अब बार चार्ट में 20 लाइंस बनी हुई है, 20 लाइन में से जो लाइन सबसे ऊपर जा रही है आप फौरन से पहचान जाते हैं कि 12वें ओवर में फॉर एग्जांपल 20 तक जा रही है वो लाइन, तो 12वें ओवर में 20 स्कोर पड़े, तो आपको फौरन पता चल जाता है ना डेटा विजुअलाइजेशन की मदद से। वरना आप 1 ओवर से लेकर 20 ओवर तक देखेंगे पता चलाने के लिए कि किस ओवर में ज्यादा पिटाई हुई है। क्वेश्चन 27 में बेटा आपसे पूछा गया व्हाट आर कॉमन टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। तो सबसे पहले बेटा बार चार्ट, कंपेयरिंग डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज, मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है इसमें शो करवा दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक स्पोर्ट्स, अब मुख्तलिफ गेम्स के लिए बार बना दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बार आप क्रिकेट के लिए बना लेते हैं, एक फुटबॉल के लिए, एक हॉकी के लिए। अब जिस स्पोर्ट्स की बार ज्यादा ऊपर जा रही होगी इसका मतलब ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये वाली स्पोर्ट्स, ये वाला खेल पसंद करते हैं। इसी तरह बेटा पाई चार्ट, पाई चार्ट जो है पार्ट्स ऑफ अ सर्कल को शो करता है। पाई चार्ट सर्कल की शक्ल में होता है बेटा, तो जिस सर्कल के जितना हिस्सा जिसका ज्यादा शेड हुआ होगा आपको पता चल जाता है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेवरेट स्नैक, के कौन सा स्नैक जो है बच्चों का पसंदीदा स्नैक है। और लाइन चार्ट जो होता है बेटा ओवर द टाइम ट्रेंड को शो करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो लेट आ रहे हैं हर हफ्ते। तो लाइन जा रही होगी, अगर वो ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ज्यादा स्टूडेंट लेट आ रहे हैं, अगर नीचे आ रही है लाइन तो कम स्टूडेंट्स जो है वो लेट आ रहे हैं। आपको समझाने के लिए बेटा मैंने तीनों चार्ट्स की एग्जांपल दी है। अब बार चार्ट की एग्जांपल में देखें ए बी सी डी और ई, 5 कैटेगरीज हैं। किसका बार सबसे बड़ा है? ई कैटेगरी का, इसका मतलब ई की सेल सबसे ज्यादा है। ई की सेल क्या है? सबसे ज्यादा। लाइन चार्ट में देखें बेटा टेम्परेचर चेंज ओवर 12 मंथ, अब नीचे लिखा हुआ जे एफ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस तरीके से। अब ओवर द टाइम देखें बेटा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अप जा रहा है, ठीक है। इसी तरह पाई चार्ट में आप देखें सर्कल को डिवाइड किया गया है जिस तरह आप डी से एंगल बनाते हैं। अब सबसे ज्यादा शेयर किसका आ रहा है? 30%। किस कैटेगरी का? ब्लू कैटेगरी, ब्लू कैटेगरी का जो भी नाम है, ठीक है। अब इसका जो शेयर है वो क्या आ रहा है? 30% आ रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा शेयर किसका है? ब्लू कलर का है, ठीक है।
फिर है बेटा क्वेश्चन 28 में पूछा गया आपसे व्हाट आर द टूल्स फॉर विजुअलाइजेशन, कि ये चार्ट्स आप किन की मदद से बना सकते हैं, किन सॉफ्टवेयर की मदद से बना सकते हैं। इट मीन्स हाउ टू एक्चुअली मेक चार्ट्स यूजिंग सॉफ्टवेयर। गूगल शीट्स बेटा आपको चार्ट्स बनाने की इजाजत देती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आपको चार्ट्स बनाने की इजाजत देता है। आप डाटा लिखते हैं टेबल्स की फॉर्म में और उसको सिलेक्ट करके आप चार्ट भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं। क्वेश्चन 29 में बेटा आपसे पूछा गया हाउ टू क्रिएट अ चार्ट इन गूगल शीट। अगर आपने गूगल शीट में चार्ट बनाना हो तो उसका क्या तरीका है। अब बेटा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाने के लिए मैंने गूगल डॉक्स में एक शीट खोली है, sheets.google.com आप लिखेंगे और वहां पे ब्लैंक शीट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की खाली शीट आ जाएगी। अब मैंने कुछ कैटेगरीज जनरेट की हैं। कैटेगरी ए, उसकी नंबर ऑफ सेल्स कितनी है 120, कैटेगरी बी की नंबर ऑफ सेल्स कितनी है 325, कैटेगरी सी की 79, कैटेगरी डी की 135 और कैटेगरी ई की 590। अगर मुझे इसका चार्ट बनाना हो गूगल शीट्स की मदद से तो मैं कैसे बनाऊंगा बेटा। मैं फॉर एग्जांपल इंसर्ट के कॉलम में जाता हूं और यहां पे कहता हूं चार्ट। जब मैं चार्ट पे क्लिक करता हूं तो आप देखें कि फौरन से मेरे पास क्या आ गया, एक बार चार्ट आ गया। उसके एक्स एक्सिस पे कैटेगरीज लिखी हुई है बेटा और राइट साइड पे वाई एक्सिस पे क्या लिखे हुए, नंबर ऑफ सेल्स। अब आप देखें यहां पर कि ई की वैल्यूज मेरे पास सबसे ज्यादा थी, राउंड अबाउट किसके करीब थी, आपकी 600 के करीब थी, 590। तो आपने यहां पर जो है वो शो करवा दिया कि सबसे ज्यादा सेल्स किसकी हैं, कैटेगरी ई की हैं, कंपनी ई की हैं, आप यूं कह सकते हैं। इसी तरीके से सबसे कम सेल किस कंपनी की है बेटा, कंपनी सी की है। तो इसका आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं। यहां पर बेटा और भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इनमें से जो ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। मैंने आपको एक बार चार्ट जो है एग्जाम्पल के तौर पे बना के यहां पर दिखा दिया। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। वो पूछता है हाउ टू क्रिएट अ चार्ट इन गूगल शीट्स, तो मैंने अभी आपको करके दिखाया। सबसे पहला बेटा इंटर योर डेटा इन रोज एंड कॉलम, अपने डेटा को रोज और कॉलम की शक्ल में पेश करें। सिलेक्ट द डेटा रेंज, उस डेटा को सिलेक्ट करें। इंसर्ट मेन्यू में जाएं और चार्ट पे क्लिक करें। पिक द चार्ट टाइप, मैंने कौन सी चूज की थी बेटा, बार चार्ट, तो उसने बार बना दिए। अगर आप पाई चूज करेंगे तो पाई चार्ट बना देगा, लाइन चूज करेंगे तो वो उसका लाइन ग्राफ बना देगा। कस्टमाइज द चार्ट विद द टाइटल, लेबल एंड कलर, अगर आप उसके रंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी वहां से कर सकते हैं डिफरेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 30 में बेटा पूछा गया व्हाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर, हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की क्यों जरूरत पड़ती है। जब हम अपने सर्वे के डेटा को, डेटा कलेक्टेड को क्लीन कर लेते हैं, एरर्स को रिमूव कर लेते हैं, तो हम इस डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हैं, ताकि जब हम उसमें से डेटा सर्च करना चाहें सर्च हो सके और डेटा रेडी टू एनालाइज हो। आपने कभी अगर बोर्ड का रिजल्ट सर्च किया हो अपना, तो आप देखें कि बेटा उसमें तमाम बच्चों का एक जैसा रिजल्ट आ रहा होता है, एक फॉर्मेट पे आ रहा होता है। इसका मतलब है कि हम वहां पर बोर्ड में क्या करते हैं, आपके रिजल्ट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। फिर जब आप सर्च करते हैं तो सबको एक जैसा रिजल्ट फॉर्मेट में मिलता है, इसलिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। हाउ मेनी वेज टू स्टोर स्ट्रक्चर डेटा, तो बेटा स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के दो तरीके यहां पे लिखे गए। पहला स्प्रेडशीट, जिसमें आपकी एक्सेल भी आ जाता है, गूगल शीट भी आ जाती है। दूसरा डेटाबेसेस, जिसमें आपके माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, एसक्यूएल आइटम पे ताशा डेटाबेसेस। क्वेश्चन 32 में आपसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन स्प्रेडशीट्स एंड डेटाबेसेस। स्प्रेडशीट जो है बेटा अभी जो मैंने आपको दिखाई थी, जैसे ये खुली हुई है, कि रोज और कॉलम की फॉर्म में जो शीट होती है इसको क्या कहते हैं बेटा, स्प्रेडशीट। इसमें एक्सेल भी आ जाता है एग्जाम्पल के तौर पे, गूगल शीट्स भी आ जाती हैं। जबकि जो आपके डेटाबेसेस हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स हैं जो बहुत बड़े डेटा सेट को, लार्ज डेटा सेट्स को मैनेज करते हैं टेबल्स की फॉर्म में। जैसे माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल लाइट है, इसी तरह आपका इनोडीबी है, ओरेकल है, टेरा डेटा है, बेतहाशा डेटाबेसेस मार्केट में मौजूद है, फ्री वाले भी हैं और पैसों वाले भी हैं। क्वेश्चन 33 में बेटा आपसे पूछता है व्हाट इज अ डेटाबेस।
डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स की फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करने को कंप्यूटराइज सिस्टम में डेटाबेस कहते हैं। हर टेबल एक मिनी स्प्रेडशीट की तरह होता है विद रोज एंड कॉलम, उसमें उसका स्पेसिफिक डाटा होता है और एक डेटाबेस में बेतहाशा टेबल्स हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 34 में पूछा गया बेटा व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का एडवांटेज ये है कि बेटा डाटा को स्टोर किया जाता है क्लीन फॉर्म में, इजी फॉर्म में। डाटा रिट्रीव करते वक्त आपको इश्यू नहीं होता। रिट्रीव करने से मुराद है जब आपने उसमें से डाटा निकालना होता है। एंड अपडेटिंग डाटा एफिशिएंटली, किसी डाटा को चेंज करना है तो वो भी उसमें इजी हो जाता है। उसके लिए बेटा आपने क्यूरी लगाई सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स, कि आप स्पोर्ट्स के टेबल में से सिर्फ नेम का कॉलम उठा के लाएं बच्चों के। वेयर फेवरेट स्पोर्ट इज इक्वल टू क्रिकेट, तमाम उन रोज के नेम जिनमें फेवरेट स्पोर्ट के खाने में क्रिकेट लिखा हुआ है। तो ये तमाम उन स्टूडेंट्स के नाम निकाल के ले आएगा स्पोर्ट्स टेबल में से जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। ठीक है। इसी तरह बेटा एक थर्ड क्यूरी लिखी गई है एग्जांपल के तौर पे, इंसर्ट इनटू स्पोर्ट्स, के स्पोर्ट्स के टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करें। क्या? नेम कॉमा फेवरेट स्पोर्ट, नेम के कॉलम में और फेवरेट स्पोर्ट के कॉलम में वैल्यू क्या डालनी है? नेम के कॉलम में वैल्यू लिखनी है अली और फेवरेट स्पोर्ट के कॉलम में वैल्यू लिखनी है बेटा फुटबॉल। तो ये एक न्यू एंट्री ऐड हो जाएगी किस कॉलम में? स्पोर्ट्स के कॉलम में। ठीक है। क्वेश्चन 39 में बेटा आपसे पूछा गया व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो है, एसक्यूएल की जो कमांड्स हैं, इसकी मदद से बेटा आप रिकॉर्ड्स को मैनेज भी करते हैं, रिट्रीव भी करते हैं डाटा को, डाटा ऐड भी कर सकते हैं, डाटा की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो लिहाजा डेटाबेस के साथ प्ले करने के लिए, डेटाबेस को एफिशिएंटली इस्तेमाल करने के लिए आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की, एसक्यूएल कमांड्स की जरूरत पड़ती है। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर के। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम बिफोर कलेक्टिंग डाटा। तो डाटा कलेक्ट करने से पहले बेटा प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप रॉन्ग डाटा कलेक्ट करेंगे और रॉन्ग डायरेक्शन में आपकी डाटा साइंस की रिसर्च चली जाएगी। क्वेश्चन 2 में पूछा गया नेम एनी टू मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। तो पहला हमने डिस्कस किया था सर्वे बेटा, सर्वे पेपर बेस भी आप कर सकते हैं क्वेश्चनर, और दूसरा ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया था आईओटी एंड सेंसर डाटा। आईओटी जो आपकी डिवाइसेस हैं ओवर द इंटरनेट काम करती हैं, उनमें सेंसर की बुनियाद पर डाटा इकट्ठा किया जाता है। क्वेश्चन 3 में बेटा पूछा गया व्हाट डू वी मीन बाय क्लीनिंग डाटा। तो डाटा क्लीन करने का प्रोसेस किसे कहते हैं? कि अगर आपके इकट्ठे किए गए डाटा में मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, उन एरर्स को रिमूव करना, उन एरर्स को ठीक करना, मिसिंग डाटा को रिमूव करना, ये बेटा डाटा क्लीनिंग का प्रोसेस कहलाता है। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू वैलिडेट डाटा बिफोर यूजिंग इट। डाटा को इस्तेमाल करने से पहले चेक करना, वैलिडेट करना, क्लीन करना क्यों जरूरी है? बिकॉज जो आप डाटा इकट्ठा करते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एरर्स होते हैं, मिसिंग वैल्यूज होते हैं, मेसी डाटा होता है, वो जंबल्ड अप होता है। तो आप डाटा को जब वैलिडेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आप डाटा को क्लीन कर लेते हैं, डाटा के एरर्स को रिमूव कर देते हैं, डाटा ट्रस्टवर्दी हो जाता है। तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो है प्योरिटी आ जाती है। क्वेश्चन 5 में बेटा पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ विजुअलाइजिंग डाटा यूजिंग चार्ट्स। तो चार्ट्स में की मदद से हम जब डाटा विजुअलाइज करते हैं, इसका मकसद क्या होता है? इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसानी हो जाती है डाटा। शो पैटर्न एट अ ग्लांस, एक नजर में आपको डाटा का पैटर्न, डाटा का बिहेवियर नजर आ जाता है। एंड इट हेल्प शेयर आइडियाज क्लियरली, और आप मीटिंग में, ओवरऑल मीटिंग में अपनी जिस भी अथॉरिटी को पेश कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, बड़े आसानी से अपने क्लियरली आइडिया को रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्वेश्चन 6 में बेटा आपसे पूछा गया हाउ डज बायस इन डाटा अफेक्ट द रिजल्ट। अगर आपके डाटा में बायसनेस है, तरफदारी है, आपने किसी एक खास ग्रुप से डाटा लिया, दूसरे ग्रुप को इग्नोर कर दिया है, तो ये फुल पिक्चर नहीं दिखाएगा आपको। कभी भी ये अच्छा डाटा नहीं होगा, ये ट्रू डाटा नहीं होगा, इसको अनफेयर रिजल्ट्स की तरफ ले जाएगा, बायस्ड रिजल्ट्स आएंगे, आपके रिजल्ट ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा पूछा गया राइट 2 स्टेप्स यू विल फॉलो टू क्लीन अ मेसी सर्वे। अगर आपने सर्वे किया है, क्वेश्चनेयर से डाटा इकट्ठा किया है, उसके डाटा को कैसे क्लीन करेंगे? सबसे पहला फिक्स स्पेलिंग एरर, आप स्पेलिंग के एरर्स को ठीक करेंगे, उसके फॉर्मेट को स्टैंडर्डाइज करेंगे, सबको एक फॉर्म में लेके आएंगे,
डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करेंगे जो डबल आ रही होंगी, मिसिंग वैल्यू को हैंडल करेंगे जहां पर डाटा मिस हो गया होगा, और इनवैलिड डाटा जो है उसको भी ठीक करेंगे या इग्नोर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया बेटा नेम एनी टूल्स यूज फॉर क्रिएटिंग द चार्ट्स। एक गूगल शीट्स और एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये दो नाम आप लिख देंगे। गूगल शीट से मैंने अभी आपको चार्ट्स बना के भी दिखाए हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से भी सेम इसी तरीके से अपने घर पे तैयारी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर। तो ये बेटा आपके पास टोटल चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस थे डाटा साइंस के। हमने इसको समझने की कोशिश की। अगर कोई टर्मिनोलॉजी आपको समझ ना आए, कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह वहां पर आपकी क्यूरी का जवाब दे देंगे। रोजाना की बुनियाद पर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करें। बोर्ड पेपर के लिए ये सवाल बहुत है, आपके शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे, आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे और इंशाल्लाह लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे।